नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के बारे में कड़ा वैश्विक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इजराइल ईरान के साथ संघर्ष विराम पर सहमत। संघर्ष विराम के किसी भी उल्लंघन का पूरी ताकत से जवाब देने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम प्रभावी, दोनों देशों से इसे बनाए रखने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच घरेलू शेयर बाजार में उछाल और लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के बारे में कड़ा वैश्विक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज का भारत देश हित में कड़े फैसले लेता है। दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। श्री मोदी ने देश के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक व्यक्तित्वों श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद पर आज नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नारायण गुरु के आदर्श मानवता के लिए अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने श्री नारायण गुरु को देश और समाज की सेवा में लगे हुए लोगों के लिए प्रकाश की किरण बताया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक शताब्दी पहले शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक वार्तालाप ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और विकसित भारत की दिशा में राष्ट्र को प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रेरणा राष्ट्र को सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा रही है। आज समाज का हर वर्ग, हर तबका एक आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के सपने को उसमें अपना योगदान दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण से जुड़े अभियान, अमृत सरोवर का निर्माण, मिलेट्स को लेकर जागरूकता जैसे अभियान, हम जन भागीदारी की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों गरीब, दलित तथा हाशिए पर पड़े परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान दिए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों को पक्के घर दे पाई। हमारा लक्ष्य हर गरीब को उसका पक्का घर देने का है और ये घर केवल ईंट सीमेंट का ढांचा नहीं होता, उसमें घर की संकल्पना साकार होती है, तमाम जरूरी सुविधाएं होती है। चार दीवारों वाली इमारत नहीं देते, हम सपनों को संकल्प में बदलने वाला घर देते हैं। इजराइल ने ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के
कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तेहरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई। बयान में ईरानी परमाणु खतरे को खत्म करने में उनके समर्थन और भागीदारी के लिए अमेरिका को धन्यवाद भी दिया गया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का इजराइल जोरदार तरीके से जवाब देगा। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है और उन्होंने दोनों देशों से इसका उल्लंघन न करने को कहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा ने लाखों लोगों को अस्थायी राहत दी है। कथित तौर पर युद्ध विराम स्थानीय समय अनुसार सुबह 4 बजे से प्रभावी हुआ था, जबकि ईरानी शहरों पर इजराइल के हमले इससे कुछ समय पहले ही रुक गए थे। हालांकि युद्ध विराम के बावजूद अनिश्चितता बनी हुई है। एक रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ईरान इजराइल संघर्ष को 12 दिन का युद्ध करार दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने शांति की मांग करते हुए उनके प्रशासन से संपर्क किया था। उधर ईरान ने कहा है कि अगर इजरायली हमले बंद हो जाते हैं तो वो भी सैन्य कार्रवाई रोक देगा। इस बीच मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाली समाचार एजेंसी ने कहा है कि 22 जून तक ईरान में कम से कम 865 लोग मारे गए हैं, जिनमें 215 सैन्यकर्मी, 363 नागरिक और 287 अज्ञात भी शामिल हैं। 3300 से अधिक अन्य लोग घायल हुए हैं। ईरान में मानवीय संकट भी गहरा गया है, क्योंकि संघर्ष के प्रारंभ में सैन्य ठिकानों पर होने वाले हमले रिहायशी इलाकों और जेलों पर भी हुए थे। दूसरी तरफ इजराइल में भी काफी मानवीय क्षति हुई है। ईरानी मिसाइल हमलों में कम से कम 24 नागरिक मारे गए हैं और लगभग 600 घायल हुए हैं। बचाव दल क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबे के नीचे जीवित बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं। पिछले 12 दिन में संघर्ष की वजह से दोनों देशों में आपातकालीन सेवाओं पर भी काफी असर पड़ा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। दोपहर समाचार में आप सुन रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अब तक ईरान से 2295 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि आज तड़के ईरान के मशहद से 292 भारतीय नागरिक विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचे। वायुसेना ने भारतीय नागरिकों और मित्र देशों के नागरिकों को निकालने के लिए जॉर्डन और मिस्र से भी मिशन शुरू किए हैं। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने इजराइल से 165 भारतीय नागरिकों को निकाला। ये विमान आज सवेरे अम्मान से नई दिल्ली पहुंचा। राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने पर सूचना, प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इन लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिकों को निकालना है। Second aircraft from Israel came here. Almost 165 passengers are landed here. We welcome to them. And these 165 passengers from various 22 state peoples are there. They are all students and various work they are doing. Our government's priority, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority is to that wherever the war situation is there, or our Indians and our Indian diaspora peoples are struck, to evacuate. Our priority, our Prime Minister's priority to evacuate them to safely to our nation, safely to our country. इजरायल से 161 भारतीय नागरिकों का एक और दल भी आज नई दिल्ली पहुंचा। वे आज सुबह अम्मान से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने उनका स्वागत किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मार्गरिटा ने कहा कि केंद्र सरकार ईरान और इजरायल में भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है और दोनों देशों में भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। We are very happy to receive the first batch of 161 Indian nationals evacuated from Israel. This is the first batch from Israel who has just arrived safely from Tel Aviv. They are coming straight from Jordan, and we are in constant contact with all the Indian nationals in Iran as well as in Israel, and we are committed to provide all the assistance, all the support to our Indian nationals. भारत श्रीलंका जैसे मित्र देशों को भी उनके नागरिकों को निकालने में सहायता कर रहा है। एक रिपोर्ट। इजरायल में 17 श्रीलंकाई लोगों ने मध्य पूर्व में बढ़ते हालात के मद्देनजर भारत सरकार की विशेष उड़ान से यात्रा करने के लिए पंजीकरण कराया है। इजरायल में श्रीलंका के राजदूत निमल भंडारा ने कहा कि ये समूह बुधवार को जॉर्डन के अम्मान से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। भारत तेल अवीव से अम्मान और दिल्ली के लिए आगे की उड़ान के लिए निःशुल्क परिवहन प्रदान कर रहा है। हालांकि यात्रियों को कोलंबो की अपनी यात्रा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस प्रयास का स्वागत करते हुए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजय तहेरत ने समय पर सहायता के लिए भारत को धन्यवाद दिया
और इसे दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों और स्थायी साझेदारी का प्रतिबिंब बताया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। स्वदेश लौटे नागरिकों ने भारत सरकार और दूतावास को धन्यवाद दिया है। गए थे हम लोग ज़ियारत के लिए, जाके परेशान थे, कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं। बहुत मदद की है हर जगह जाने के लिए, बस हर जगह आप लोग टेलीफोनिक सपोर्ट एनी टाइम 24 आवर अगर जरूरत पड़ रही किसी चीज में क्वेश्चन है तो एम्बेसी सपोर्ट कर रही है। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिवस 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के कारण ज्यादतियों का सामना किया था। एक रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था और इंदिरा गांधी सरकार ने प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी थी। सरकार ने पत्रकारों पर कर, प्रेस बंद करने के नोटिस जारी किए और उन्हें जेल भी भेजा। आपातकाल में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ और जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, मधु दंडवते सहित विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई। इन कार्रवाइयों की व्यापक आलोचना और विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया था। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। आपातकाल के दौरान कई राजनीतिक आंदोलन और घटनाएं हुई, जिनमें गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल शामिल हैं। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े श्री फर्नांडिस का विरोध आपातकाल के दौर की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक है। इस दौरान लोगों को बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया और गैर कानूनी तरीके से कानून भी बनाए गए। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल का दौर स्वतंत्र भारत का एक काला अध्याय था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज उछाल देखने को मिला। हालांकि दोनों सूचकांकों ने शुरुआती कारोबार में हासिल बढ़त को कुछ हद तक कम कर दिया। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 464 अंक बढ़कर 82,361 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक की वृद्धि से 25,131 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के आज अंतिम दिन का मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। और जानकारी के साथ हैं हमारी संवाददाता सरफिरोजी। भारत के निर्धारित 371 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चौथे दिन बिना किसी नुकसान के 21 रन बनाए थे। उसे मैच जीतने के लिए 350 रन और बनाने हैं, जबकि भारत को सभी 10 विकेट लेने होंगे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में 364 रन बनाए। केएल राहुल ने 137 और ऋषभ पंत ने 118 रन बनाकर शानदार शतक जड़ा। इंग्लैंड के लिए जोश टंग और ब्रायसन कार्स ने 3-3 विकेट लिए। ऋषभ पंत ने एक ही टेस्ट मैच में 2 शतक बनाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पहली पारी में 134 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने भारत की पहली पारी के 471 रनों के जवाब में 465 रन बनाए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के बारे में एक कड़ा वैश्विक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इजराइल ईरान के साथ संघर्ष विराम पर सहमत, संघर्ष विराम के किसी भी उल्लंघन का पूरी ताकत से जवाब देने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम प्रभावी, दोनों देशों से इसे बनाए रखने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में उछाल और लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।